हेलो दोस्तों, मैं हूं रजत। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का TWR एपिसोड 2 में, जहां पर हम आपको मिलाते हैं कोई ऐसी शख्सियत से जो कि आप सभी के लिए प्रेरणा हो और आपको कुछ नॉलेज और मोटिवेशन मिले। तो आज हमारे साथ मौजूद है बहुत ही स्पेशल गेस्ट मुकेश माथुर सर, जो कि दैनिक भास्कर राजस्थान के स्टेट एडिटर है। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब परिवार में। थैंक यू रजत। और बहुत अच्छा लगता है जब आप जैसे यंग लोग, हम जो सो कॉल्ड स्टेब्लिश्ड जर्नलिस्ट हैं, उनसे बेहतर काम करते हैं कई बार, और आपके वीडियो में देखता रहता हूं, तो बहुत शुभकामनाएं और बहुत धन्यवाद। सर, पहला सवाल तो मेरा आपसे ये है कि आज से लगभग 25 साल पहले मुकेश माथुर ने डिसाइड कर लिया था कि मीडिया में 6 महीने से ज्यादा काम नहीं करना है, और आज 25 साल से ज्यादा हो गए। तो कैसा ये सफर रहा और इसकी शुरुआत कैसे हुई? तुम्हारे सूत्र थोड़े ज्यादा मजबूत हैं, तुम्हें पता है कि मैंने ऐसा बोला था। ये बात सही है। मैं एक एक्सीडेंटल जर्नलिस्ट हूँ। हम लोग सीकर में थे, और मैं और मेरे कुछ साथी जो ग्रेजुएशन करके आए थे, किसी एक साथी ने बोला कि यार एक अखबार आया है, वहाँ हम कोशिश करते हैं, खाली बैठे हैं। तो हम लोग गए वहाँ पर इंटरव्यू देने वगैरह। तो मुझे वहाँ लगा कि मुझे मार्केटिंग में जाना चाहिए। जब मैं गया वहाँ तो पता चला कि अखबार में क्या क्या सेक्शन होते हैं अलग अलग। तो एक एडिटोरियल होता है, यानी कि संपादकीय जो अखबार बनाते हैं। एक मार्केटिंग सेक्शन होता है, एक SMD होता है जो सर्कुलेशन वगैरह देखता है। तो मैंने कहा यार ये मार्केटिंग वाला काम ज़्यादा ठीक है, थोड़ा ग्लैमरस है। जो ये लोग क्लाइंट के पास दिन में जाते हैं और शाम को आकर पार्टी करते हैं, टाई वाई पहन के जाते हैं। तो ये मुझे ठीक लगा कि यार मेरे को ये जचता है, इसमें जा सकता हूँ। फिर संयोग से उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ नहीं, और वहाँ जो ब्यूरो चीफ थे, उन्होंने कहा तू रिपोर्टिंग कर ले यार। तो मैंने बुरा सा मुंह बनाया था कि रिपोर्टिंग मैं नहीं करूँगा। मतलब ये 97 की बात है। तो उस समय पत्रकार को लेकर एक जो छवि सामने उभरती थी, वो मुझे कोई बहुत सुहाती नहीं थी। तो मैंने कहा मैं रिपोर्टिंग तो नहीं करूँगा। तो उन्होंने कहा चल, जब तक तेरा मार्केटिंग में नहीं हो जाता तो रिपोर्टिंग, तब तक रिपोर्टिंग कर ले। तो मेरी इस तरह से एंट्री हुई एक्सीडेंटल जर्नलिस्ट। तो इससे पहले आपने मतलब कभी ऐसा नहीं चाहा था कि मीडिया में जाना है? नहीं, ऐसा मैंने कभी सोचा नहीं था। हाँ, मेरे घर में पढ़ने लिखने का माहौल था, और मेरे पिताजी क्या होता था कि वो खबरें पढ़ के सुनाते थे। ठीक है। बच्चों को अखबार सारे आते थे, मैगजीन्स आते थे, तो उनका तरीका था वो पढ़ के सुनाते थे। तो शायद जर्नलिज्म का थोड़ा बहुत जो ज्ञान था या जो थोड़े संस्कार थे वो वहाँ से आए होंगे। तो मुझे वो आकर्षित तो करता था, पर ये नहीं सोचा था कि इसमें कभी करियर बनाऊंगा। नहीं, आपने अभी अपने पिता का जिक्र किया, तो मैं आपके बारे में जब पढ़ रहा था तो मुझे पता चला कि जब आपने मीडिया को ज्वाइन किया था और आपके जो पिता थे वो बैंक में काफ़ी बड़े पद पर थे, तो आपको उस टाइम पर ट्रोल भी किया गया इसको लेकर। मतलब आज अपन उसको ट्रोलिंग बोल देते हैं, लेकिन उस समय तो अपन कह सकते हैं कि आपको टिप्पणी की गई। हाँ, उस समय ये सोशल मीडिया वाली ट्रोलिंग तो नहीं थी जो बड़ी जानलेवा हो गई आजकल, पर ये जरूर होता था कि मैंने जब काम शुरू किया और उसके लिए मैं रिपोर्टिंग के लिए जगह जगह जाता था, तो कुछ लोग बोलते थे कि अरे माथुर साहब, आपका बेटा ये क्या कर रहा है। मतलब वो एक आदर्श छवि थी करियर को लेके कि एक डॉक्टर होता है, एक इंजीनियर होता है, ये होता है, वो होता है, पर पत्रकार भी कोई चीज़ होती है। वो एक ऐसा ही सब्जेक्ट था कि भाई ये कोई काम नहीं है, इसमें कोई करियर नहीं है, इसमें कोई भविष्य नहीं है। तो हाँ, आप सही कर रहे हैं। तो अभी लगभग आपको 25 साल हो गए हैं प्रिंट मीडिया में काम करते हुए। तो इस 25 साल के सफर के दौरान कभी ऐसा विचार नहीं आया कि मन में कि अब खुद को स्क्रीन पर दिखाना चाहिए, या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या फिर डिजिटल मीडिया में थोड़ा आजमाना चाहिए? क्योंकि एक टाइम के बाद हो जाता है ना कि अब मुझे फेम चाहिए। नहीं, तुम्हारे वीडियो देख के मुझे जरूर लगता है कि काश मैं भी तुम्हारी तरह एक अच्छा डिजिटल का आदमी बन सकूं। लेकिन क्या होता है कि जब आप किसी एक क्षेत्र में काम कर रहे हैं और लगातार आप अपने आप को रीडिफाइन करते जाते हैं, अपने आप को फिर से खोजते जाते हैं, और आपका संस्थान या आप जहाँ भी काम कर रहे हैं वहाँ आपको मौके मिलते चले जाते हैं। मैं रिपोर्टर था, फिर मैं डेस्क पर आया, फिर मैं एडिटर बना। इस तरह से जो यात्रा अगर आपकी चलती रहती है सही तरीके से, और आप में वो जो फ्रस्ट्रेशन का जो एक पॉइंट होता है वो नहीं आता है, और आपको काम में मजा आता रहता है, तब तक आपको लगता नहीं है कि आपको कोई स्विच करके एक दूसरी विधा में जाना है। परिवार के लोग बहुत सारे बोलते थे कि यार अब तो मुकेश तेरे को टीवी में देखना चाहते हैं। तो मैं बोलता था मैं एंजॉय कर रहा हूँ अपने काम को, तो कभी ऐसा लगा नहीं। और फिर अब तो क्या हो गया है, ये इंटीग्रेशन जैसा हो गया है, प्रिंट, डिजिटल, टीवी सब एक हो गया है। मैं जहाँ काम करता हूँ वहाँ पे मैं जो लिखता हूँ वो हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी जाता है, और कई बार वीडियो भी बनाने होते हैं। तो
एक इंटीग्रेशन जैसा हो गया है। फिर एक और चीज है मजेदार कि टीवी में जो एंकरों की जो हालत है वो देख के मुझे अब तो थोड़ा लगता है कि अच्छा रहा नहीं गया। फिलहाल के टाइम पे बहुत हवा में रिपोर्टिंग हो रही है, और ये मैंने आप ही की वीडियो से सुनी बात। हाँ मतलब वो पहली चीज तो ये कि बहुत सतही काम होता है वहाँ पे। मतलब अपवाद हर जगह होते हैं, कुछ बहुत ही अच्छे एंकर, बहुत ही अच्छे रिपोर्टर, रिपोर्टिंग में तो आज भी बहुत अच्छे लोग, लेकिन वहाँ जो सतही बातें होती हैं और वो जो डिबेट के नाम पर जो बहुत ही घृणित काम होता है, और एंकर जो है जो बिना तैयारी के और बिना विषय को समझे सिर्फ जोर जोर से चिल्लाने को अपनी जर्नलिज्म समझ रहे हैं, उसको देख के तो मुझे कोफ्त होती है और मुझे लगता है कि अच्छा किया कि वहाँ अपन ने सोचा नहीं। तो आपने मतलब जो 25 साल आपका एक्सपीरियंस रहा इसमें, इस दौरान आप सूरत भी गए, शिमला भी गए, और बहुत सारी जगह पर आपका डेफिनेटली ट्रांसफर हुआ होगा। तो कभी फैमिली का प्रेशर नहीं रहा कि नहीं यार बार बार इधर उधर हो जाओ, एक जगह पर सेटल हो जाओ? ये देखिए, मैं तो पत्रकार हूँ, लेकिन किसी भी पेशे में अगर आप हैं और परिवार को बहुत कुछ त्याग करना पड़ता है आपके लिए, आप जहाँ पहुँचे हैं उसके पीछे पता नहीं कितने लोगों का त्याग है, कितने लोगों ने क्या क्या किया है। आप जो करते हैं उससे इतर बहुत सारा कुछ दूसरे आपके नज़दीक के लोग करते हैं, और ये एक नियति है कि भाई परिवार को आपके साथ हर जगह उसी तरह से बार बार जाना होता है। नई परिस्थितियों में बच्चों के लिए बड़ा मुश्किल होता है, नई जगह जाकर नए दोस्त बनाना, नए स्कूल में उस तरह से अपने आप को सेटल करना वगैरह, वो सब होता है। लेकिन अंततः क्या होता है, जैसे मैं कह रहा हूँ कि मेरे को जर्नलिज्म में मजा आता गया, मैं आगे करता गया, उसी तरह परिवार को भी ठीक लगता है, वो आप पे गर्व करते हैं आपके काम पर, और बस इस तरह से चलता रहता है। देखिए मीडिया के बहुत सारे स्टूडेंट हैं, मैं भी खुद मीडिया स्टूडेंट हूँ, और आज के टाइम पर जो प्रिंट मीडिया है उसके ऊपर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कहीं ना कहीं थोड़ा हावी नजर आता है। तो क्या अभी जो स्टूडेंट हैं, नए जो जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं, उनका प्रिंट मीडिया के बारे में सोचना गलत होगा क्योंकि स्कोप अब थोड़ा कम नजर आ रहे हैं, या फिर आपको क्या लगता है इसके ऊपर? हावी होना सही शब्द शायद नहीं है। प्रिंट मीडियम ऐसा है कि भाई वो ऑडियो विजुअल माध्यम है, इसलिए वो ज़्यादा कंज्यूम किया जाता है, उसको लोग वो ज़्यादा प्रभावी होता है उस मामले में, उस मायने में। लेकिन प्रिंट जो है, ये जो पूरा माहौल है जिसमें फेक न्यूज़, सतही खबरें, मुख्य मुद्दों से हटके, अब देखिए ना पूरा देश किस पे डिबेट कर रहा है कि साहब इंडिया हटा दो, भारत कर लो। अरे साहब पहले ही भारत हो आप, है ना? संविधान में अनुच्छेद में यही लिखा है कि इंडिया दैट इज भारत। तो आप ऑलरेडी भारत हो, लेकिन क्योंकि राजनीतिक कारणों से आपको मूल मुद्दों से ध्यान हटाकर आपको फालतू की बातें करनी है सब। अरे भाई भारत होना चाहिए। हम भी कहते हैं कि भाई अंग्रेजों की बनाई हुई परंपराओं को क्यों ढोना चाहिए जी? तो भारत होना चाहिए, तो भारत बोलिए ना। उसके लिए कोई आपको ये लंबा चौड़ा ड्रामा करने की कोई आवश्यकता नहीं। आप कल्चर डालिए, संस्कृति बनाइए कि आज से हम भारत कहेंगे। उसके लिए आपको मूल मुद्दों से हटकर पूरे 140 करोड़ लोगों को उस पर झोंकने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप ये संस्कृति बनाइए, एक परंपरा शुरू करिए कि आज से हम भारत कहेंगे। तो जो आप टीवी की बात कर रहे हैं, वो सारे टीवी चैनल जिनका नाम ही इंडिया है, आप देखिए कि आधे टीवी चैनल्स के नाम में या तो इंडिया है या भारत है या हिंदुस्तान है, तो वो सारे जो इंडिया जिनका नाम है वो सब कह रहे हैं कि इंडिया हटाइए। तो भाई सबसे पहले तो आप अपने चैनल से इंडिया हटाइए। ठीक है। तो मेरा ही कहना है कि वो जो ये विजुअल माध्यम है, ये एक उस तरह की का माध्यम है कि भाई उसका प्रभाव ज्यादा होता है, लेकिन उसमें जो ये सारा कचरा और ये सब चल रहा है, उसके बाद भी अगर कोई बोलता है कि भाई टीवी ज्यादा प्रभावी माध्यम है, ऐसा नहीं है। क्रेडिबिलिटी के लिए या क्या बोले, उसकी विश्वसनीयता के लिए आदमी को सुबह लगता है कि यार अखबार पढूं तो मेरे को पता चले कि वाकई जो रात को चल रहा था, प्राइम टाइम में जो सारा देख रहा था, उसमें क्या 1-2% सच है कि नहीं है, वो देखने के लिए आदमी अखबार देखता है। फिर जो सबसे विकसित जो देश हैं टेक्नोलॉजी के मामले में, जापान है, अमेरिका है, वहाँ आज भी अखबार बहुत सम्मानित नजरों से देखे जाते हैं और पढ़े जाते हैं। अमेरिका में न्यूयॉर्क टाइम्स एक अखबार है जी, जो बहुत ही प्रतिष्ठित अखबार है। अमेरिका में जो भी राष्ट्रपति चुना जाता है, वो पहला काम क्या करता है, अगले दिन जाकर न्यूयॉर्क टाइम्स के ऑफिस जाकर इंटरव्यू देता है, खुद जाकर जी, क्योंकि उसे पता है कि वहां दिया हुआ इंटरव्यू रात को प्राइम टाइम पे चले हुए हर इंटरव्यू से 100 गुना ज्यादा प्रभावी है, पढ़ा जाएगा और जिसकी प्रामाणिकता है। तो प्रिंट और डिजिटल का ये है। दूसरी चीज ये है कि सारे माध्यम अपनी अपनी जगह अपने अपने कारणों से सार्थक हैं।
जी। उनका अपना महत्व है, इसका टीवी रियल टाइम का माध्यम है, रियल टाइम न्यूज का। तो आप रियल टाइम न्यूज के लिए आप अखबार पे नहीं निर्भर रह सकते, वो अगले दिन सुबह आएगा, तो आपको टीवी डिजिटल ये सब चाहिए। तो जो अभी स्टूडेंट मीडिया में अपना भविष्य देख रहे हैं, उनको मतलब किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए ताकि वो भी आपके जैसे ही किसी बड़े मुकाम पर पहुंचे? क्योंकि फिलहाल आप जिस मुकाम पर है वहां पर पहुंचना हर एक मीडिया पर्सन के लिए एक तरफ से सपना ही होता है कि मुझे भी एक दिन जाकर इतनी बड़ी पोजीशन पर पहुंचना है। हम लोग हमारे न्यूज रूम में कहते हैं कि पत्रकारिता या जर्नलिज्म जो है वो अथाह समुद्र है। इसमें कोई भी पड़ाव अंतिम पड़ाव नहीं हो सकता, और ये आदमी बहुत सही जगह पहुंच गया ऐसा नहीं हो सकता। अभी भी कई बार अपने आप को छोटा पाता हूं जब मैं कोई ऐसी गहरी रिपोर्ट, ऐसा कोई इन्वेस्टिगेशन या ऐसा सटीक सा कोई इंटरव्यू देखता हूं, तो मुझे लगता है यार काश मैं ये इंटरव्यू करता तो क्या ये सारे सवाल मैं भी पूछता, या ये रिपोर्ट के लिए ये व्यक्ति ने कितना इन्वेस्टिगेशन किया है, क्या मैं करता। तो आपको अपने आप को बार बार चैलेंज देना होता है कि आप वो कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, और या आप कहाँ तक जा सकते हैं। जर्नलिज्म के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं हमेशा ये कहता हूँ कि ये सबसे स्वर्णिम काल है, या मोदी जी की भाषा में अमृत काल भी बोल सकते हैं। ये सबसे बेहतर अवसर है किसी भी युवा पत्रकार के लिए। क्यों? पहली बात, हजारों माध्यम हैं, तरह तरह की विधाएं हैं। आप लिख नहीं सकते तो आप टीवी पे जाइए, आप बोलिए। आप बोल नहीं सकते तो आप अखबार में जाइए, आप डिजिटल में जाइए। तो आपके पास हजारों लाखों माध्यम है, पहली बात, अलग अलग प्लेटफॉर्म है। दूसरी बात ये कि अब तक ये होता था कि आप संस्थान में कहीं जाइए और काम करिए। अब कुछ कुछ रजत जैसे लोग हैं जो अपना खुद का एक प्लेटफॉर्म बनाते हैं और उस पर सफलता के साथ काम करते हैं और अर्न भी करते हैं। तुमसे नहीं पूछूंगा तुम्हारी आय कितनी है, लेकिन अब इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म का दौर भी आ गया है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो संस्थान से इतर अपना काम कर रहे हैं और इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म भी कर रहे हैं। हालांकि बहुत सारे लोग इंडिपेंडेंट बोलकर एक तरफ का काम करते हैं, लेकिन अभी युवा पत्रकारों के लिए सबसे बेहतर अवसर का समय है। तो जो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरे पास आपकी एक्चुअली कुछ तस्वीरें हैं जी, और जिनको ऑडियंस ने आपकी देखा होगा, और मैंने जब देखा तो देखकर यही लगता है कि पक्का कोई एक्टर, मॉडल या कोई इन्फ्लुएंसर होंगे। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात आपकी इंस्टाग्राम की पहली पोस्ट पर पहला कमेंट ही यही था। मेरे पास फोटो है और आप लोगों की स्क्रीन पर वो फोटो है, आपको दिखाता हूँ आपकी फोटो। ये देखिए, ये आपकी पहली फोटो पर जो आपने इंस्टाग्राम पर अपलोड की थी, उसका पहला कमेंट यही था कि मॉडलिंग शुरू कर दी क्या। तो ये जिन्होंने ये पहला कमेंट किया है, इनका नाम है चंद्रशेखर हाड़ा जी, और ये हमारे ही संस्थान में कार्टूनिस्ट हैं। ओके। तो व्यंग्य की नज़र से सारी दुनिया को देखते हैं, तो हो सकता है उन्होंने मुझ में भी कोई कार्टून ढूंढा हो। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आपकी शक्ल, सूरत और आपके गुण सारे माता पिता से आए हुए होते हैं, आपका कोई योगदान नहीं होता उसमें। आप अपने गुणों को तो नर्चर कर सकते हैं और निखार सकते हैं, लेकिन बाकी आप जो कुछ हैं वो आपके परिजनों की वजह से हैं। तो मॉडलिंग जैसा तो खैर कभी सोचा नहीं और ऐसा लगा भी नहीं। एक्चुअली मेरा क्वेश्चन का पूछने का मतलब यही था कि अगर मुकेश माथुर जर्नलिस्ट ना होते तो बचपन में हर किसी के सपने होते हैं कि मैं डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा। खासकर लोगों के आज सपने कि मैं एक्टर या मॉडल बनूंगा, क्योंकि उसमें ग्लैम ज्यादा है। तो आपका भी कुछ ऐसा सपना जरूर होगा, क्योंकि बहुत लिमिटेड लोग ऐसे होते हैं जो सोचते हैं बचपन के अंदर कि मैं जर्नलिस्ट बन जाऊंगा आगे जाके। तो आपने भी जरूर कुछ सोचा ही होगा। तो बचपन में तो पता नहीं इतनी अक्ल थी नहीं कि इस तरह से सोचते। आजकल के बच्चे जरूर इतने जागरूक और इतने वो हैं कि वो पहले से चीजें सोचते हैं बहुत कुछ। पर मुझे हमेशा जीवन में ये लगता है कि कुछ पेशे ऐसे हैं या कुछ प्रोफेशन ऐसे हैं जिनमें आप चले गए तो वो शायद ये जो मानव जीवन आपको मिला है उसको आप थोड़ा बहुत सार्थक कर पाते हैं। जैसे मेरे को किसी भी म्यूजिशियन, सिंगर, इनका जीवन बहुत अच्छा लगता है। जैसे मैं AR रहमान को बहुत फॉलो करता हूँ, जो अपनी सारी धुनें रात को 12 बजे बाद बनाते हैं। आपको पता होगा सारी कंपोजिशन वो रात को 12 बजे बाद बनाते हैं। जब आप उनको डूबा हुआ देखते हैं, वो जब गाना अपना बना रहे होते हैं, मैंने उनका स्टूडियो देखा था दुबई में, अबू धाबी में। तो वो जिस पैशन के साथ अपना काम करते हैं और उसको जिस तरह से जीते हैं, क्या होता है कि बहुत कम ऐसी चीजें होती है जिसमें आप अगर चले जाएं तो आप आसपास से अलग हो जाएं, है ना। आप भूल जाएं कि मैं यंग गार्डन में बैठा हूँ, इस कॉलोनी में बैठा हूँ,
ऐसा क्या 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 हो सकता है? तो एक म्यूजिशियन जब अपनी धुन बनाने में जुटता है, या वो जो आप किसी टैलेंट शो में और इनमें देखते हैं कि सिंगर किस तरह से जब गाता है तो कैसे डूब जाता है, फिर उनका जो करियर है और वो जिस तरह से आगे बढ़ते हैं, वो मुझे बड़ा फैसिनेट करता है। तो काश ऐसा कभी हो पाता। दूसरा, कोई स्पोर्ट्स पर्सन जी, उनका जीवन बहुत अलग तरह का होता है, हालांकि आजकल तो उसमें भी कई सारी जटिलताएं आ गई है, लेकिन आप एक स्पोर्ट्स पर्सन का जीवन मुझे लगता है बहुत ही अच्छा होता है। जैसे धोनी को मैं हमेशा देखता हूँ, खैर वो तो एक स्पोर्ट्स पर्सन जैसे ज्यादा एक व्यक्ति के रूप में मुझे बहुत आकर्षित करते हैं, और वो किस तरह से ग्राउंड के अंदर कितना फोकस्ड रहते हैं और ग्राउंड के बाहर जाते ही अपने आप को कैसे भूल जाते हैं। कि जब उनकी टीम जब वर्ल्ड कप जीत रही होती है तो आप देखते हैं कि पूरी टीम सामने खड़ी है चैंपियन के बोर्ड के पीछे, और फिर धोनी को कहीं दूर से ढूंढ के लाना पड़ता है। वो कहीं फैंस के पीछे बच्ची के साथ खेल रहे होते हैं या ग्राउंड्समैन से बात कर रहे होते हैं, तो बेपरवाही से वो अपना जीवन जीते हैं। तो स्पोर्ट्स पर्सन और म्यूजिक में जो डूबे हुए लोग हैं ये फैसिनेट करते हैं, पर मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा कि मैं क्या बनूंगा टाइप्स। तो मैं आपका अभी एक इंटरव्यू देख रहा था यहाँ पर आने से पहले, उसमें आपने ये बताया था कि जब आपने ज्वाइन किया था मीडिया को जी, तो आपके संपादक ने आपको कहा था कि मुकेश टाइम देखना छोड़ दो सबसे पहले तो हाँ। अपने प्रोफेशन के लिए। लेकिन आज वो 25 साल पहले की बात थी, आज टेक्नोलॉजी बदल गई है, नए तरीके से काम होने लगा है। तो क्या आज भी ये लिमिटेशन है कि पत्रकार को टाइम नहीं देखना है, फिर अब थोड़ा आसान हुआ है? अगर वाकई जर्नलिज्म करनी है तो घड़ी देखना छोड़ना पड़ता है। दुनिया में घड़ी जैसा कोई कोई चीज होती भी है, ये भूलना पड़ता है। क्योंकि मान लीजिए अभी शहर में कहीं कुछ कोई घटना हो गई, तो आप ये तो नहीं देखेंगे कि अभी मेरा खाने का वक्त है या परिवार के साथ बैठने का, आपको भागना ही पड़ेगा जी, और एक रिपोर्टर की जिंदगी, अब मैं एडिटर बन गया हूं तो शायद थोड़ी सी सुविधा में हो सकता हूं। हालांकि इस पद के अलग दबाव होते हैं, अलग तरह की जटिलताएं होती है, पर एक जर्नलिस्ट को 24 घंटे अपना जॉब करना पड़ता है। ये जरूर है कि अब ये व्हाट्सएप वगैरह आने से आप चीजें थोड़ी सी सुविधा से आपके पास आ जाती हैं। मैंने उस दौर में जर्नलिज्म की है जब मोबाइल नहीं था, तो रिपोर्टर को हर जगह मौजूद होना ही होता था। तो ये बात तो अभी भी ठीक है कि घड़ी नहीं देख सकते आप। जर्नलिस्ट का टाइम 24/7 ही होता है हमेशा। बिल्कुल। मैंने एक बार सुष्मिता सेन का एक वो वक्तव्य पढ़ा था कहीं। ठीक है। उन्होंने कहा था कि मैं कुछ भी करूंगी पर जीवन में किसी पत्रकार से शादी नहीं करूंगी, उनके पास समय नहीं होता है जी। तो ये शायद सटीक बात है इस बात पे। तो जैसे कि भास्कर जो है और बाकी मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स हैं, सभी अपनी इंटर्नशिप ड्राइव और प्लेसमेंट ड्राइव लाते रहते हैं। तो उसमें बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो आपके पास आते हैं इंटर्नशिप या जॉब की तलाश में। तो उनके अंदर आप सेलेक्टर के तौर पर क्या चीज जो है सबसे पहले देखते हैं कि ऐसा व्यक्ति आज मीडिया में चाहिए? सबसे पहली चीज उन सारे बच्चों को मैं ये बोलता हूँ कि अभी 99 जो पत्रकार हैं वो पढ़ नहीं रहे हैं। ओके। इंडिया हो या भारत हो, क्या नाम हो, इस पर उनको कुछ लिखना है या एंकरिंग करनी है या बात करनी है, तो वो इसका अध्ययन नहीं कर रहे हैं कि भारत नाम क्यों पड़ा, इंडिया क्यों कहा गया, और इस पूरे विषय की उनको कोई जानकारी नहीं है, और फिर वो कूद पड़े हैं उस विषय पे बात करने के लिए। तो तुम वो 99 लोगों में से मत आना, तुम वो एक व्यक्ति बनना जो पढ़ लिख के और पूरा विषय की स्टडी करके और फिर आएगा जी। तो उस भीड़ में तुम वैसे ही अलग हो जाओगे। तो पहली चीज आप पढ़ना शुरू कीजिए। और हालांकि मोबाइल के युग में और स्क्रीन टाइम बढ़ने से और ये सब चीजें बड़ी मुश्किल हो गई है, लेकिन मैं कहता हूँ आप ई बुक्स पढ़िए, आप डॉक्यूमेंट्रीज देखिए, है ना। आपको हो सकता है रीडिंग हैबिट आपकी कम हो, तो आप दूसरे माध्यमों पे जाइए। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि रूस और यूक्रेन का युद्ध जब शुरू हुआ तो मुझे जानना था कि पुतिन क्यों बना। ठीक है। तो मेरी भी आदत कम हो गई है, या समय का भी कह सकते हैं आप, कि तो मैं किताबें नहीं पढ़ पा रहा था, तो मैंने फिर YouTube पर जाकर पुतिन की बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज देखी। तो मुझे समझ में आया कि ये व्यक्ति कैसा है, क्या सोच है इसकी और क्या इसका थॉट प्रोसेस है। ठीक है। तो पढ़ना सबसे पहली जरूरत किसी भी पत्रकार के लिए। तो मैंने एक YouTube पर कम्युनिटी में एक पोल डाला था जिसमें मैंने लोगों से पूछा था कि एक बहुत ही फेमस जर्नलिस्ट जो है उनके साथ हम इंटरेक्शन करने वाले हैं। तो लोगों ने काफी सारे सवाल भेजे। एक्चुअली मैंने आपका नाम अभी तक आउट नहीं किया है और ये वीडियो के बाद
लोगों को पता चलेगा कि आपके साथ इंटरव्यू डन हुआ है। तो लोगों ने एक मीडिया पर्सन के लिए जो सवाल भेजे, वो कुछ सवाल मेरे पास है। बताइए। इसमें से पहला सवाल जो है सोनिया जी ने पूछा है, इनका यूजर नेम है यूट्यूब पर सोनिया, कि मीडिया में कोई भी खबर में लड़कों का नाम और फोटो सीधा लगा देते हैं पर लड़कियों की नहीं, तो क्या मीडिया भी भेदभाव करती है? जी, तो ये किस तरह की खबरों में नाम नहीं लगाने की बात कर रही है सोनिया, मुझे नहीं पता। पर आमतौर पे क्या होता है कि ऐसी कोई चीज, जैसे मान लीजिए दुष्कर्म की खबरें आती है जी, तो उसमें गाइडलाइन है सुप्रीम कोर्ट की कि उसमें पीड़िता की पहचान नहीं दें, जी, जो सही भी है। आप जैसे ही पीड़िता की पहचान देंगे तो फिर उसको कई सारी मुश्किलों से गुजरना पड़ेगा और उसको सामाजिक बहिष्कार हो जाएगा, परिवार में उसकी स्थिति अजीब हो जाएगी, जीवन भर एक दंश झेलेगी। एक बुरा काम तो हो ही गया, अब जी, सामाजिक बहिष्कार और दूसरी चीजों से गुजरना पड़ेगा। तो सुप्रीम कोर्ट की स्पष्ट गाइडलाइन है कि ऐसे मामलों में आप नाम न छापें। ओके, अगर पीड़ित कोई पुरुष है, उसके साथ भी वैसा ही होना चाहिए कि अगर ऐसा कोई मामला है, और करते भी हैं, जब कोई ऐसा मामला होता है कि इसमें अगर आप खबर छापते हैं और उसकी पहचान उजागर करते हैं, उससे उसके आगे के जीवन पे या उसके सामाजिक जीवन पे अगर नकारात्मक असर पड़ता है तो उसका नाम, उसकी पहचान, उसका चेहरा, इवन उसके परिवारजनों के नाम भी नहीं देते, एड्रेस भी नहीं देते, ताकि उसका पता ना चले। नहीं, ये तो बात हो गई प्रिंट मीडिया की। इसके अलावा अभी एक बहुत बहुत बड़ा मुद्दा बन गया था एक तरफ से, जिसे बनना भी नहीं चाहिए था शायद मेरे ख्याल से, जिसमें पाकिस्तान से एक महिला आई है भारत में, आप सभी को पता है। तो उनको लेकर दूसरी महिला ने जो है उनके हस्बैंड के बारे में, जिनका नाम सचिन है, जैसा कि आपको पता ही होगा, तो उनको लेकर काफी सारी बातें की और पॉपुलर हो गई मीडिया में। उनका डायलॉग है लप्पू सा सचिन है, झिंगुर सा है, वगैरह वगैरह, उन्होंने बहुत कुछ बोला। यही सोशल मीडिया पे बात चली कि अगर कोई पुरुष महिला के बारे में बोल देता तो दुनिया जहान के सारे लोग उसके पीछे पड़ जाते कि आखिरकार क्यों बोला, और मीडिया ने उनको इस बात पर रोका नहीं बल्कि उनको और प्रमोट किया। तो इसे देखकर तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि, और ये प्रिंट मीडिया की डेफिनेटली मैं बात नहीं कर रहा हूँ कि प्रिंट मीडिया ने तो इसको छेड़ा भी नहीं, मेरे ख्याल से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने ऐसा किया। तो इस पर गलत ही है, ऑफ कोर्स गलत ही है। और मामले को किसी भी खबर को खबर की तरह देखना चाहिए। और ये जो होता है ना कि महिला है तो इस तरह से, पुरुष है तो इस तरह से, अगर पीड़ित पक्ष महिला है चाहे पुरुष है, दोनों में एक जैसा व्यवहार होना चाहिए। अगर आरोपी या जिसने अपराध किया है वो महिला है चाहे पुरुष है, उसी तरह का बर्ताव होना चाहिए। चाहे खबर हो, चाहे हमारा कानून हो, चाहे हमारी पुलिस हो, हर तरह से पीड़ित को पीड़ित की तरह, आरोपी को आरोपी की तरह देखना ही चाहिए। एक सवाल जो है बहुत ही कॉमन सवाल है, लगभग हर किसी के मन में रहता है। ये राजेंद्र शर्मा जी ने पूछा है, जो कि राजस्थान से ही है जी। उनका सवाल है, अगर मेरे पास कोई खबर है तो मैं कैसे उसे छपवा सकता हूँ? ये बहुत नॉर्मल सवाल है, हर किसी के मन में रहता है। बिल्कुल। तो बहुत सही तरीका है कि कोई भी अखबार, कोई भी टीवी या कोई भी डिजिटल प्लेटफॉर्म अपना ईमेल आईडी वगैरह बार बार बताता ही रहता है। ठीक है, वहाँ आप अपनी खबर भेज सकते हैं या आपके नजदीक के दफ्तर में आप दे सकते हैं। मतलब डायरेक्ट मेल कर सकते मैं रजत के यूट्यूब पे अपना नंबर तो देने वाला हूँ नहीं। बिल्कुल, वरना लोग आपको परेशान कर देंगे। ठीक है, जो नेक्स्ट, और आजकल तो इससे बेहतर तरीका है कि मैं अपना मोबाइल नंबर तो नहीं दे सकता, पर मुझे आप डीएम तो कर सकते हैं। बिल्कुल, सोशल मीडिया पर आप फॉलो कर सकते हैं। तो मेरे फेसबुक पे, मेरे ट्विटर पे, कहीं भी आप मेरे को मैसेज करेंगे, अपनी खबर तो जरूर। गाइस देख लो, इससे अच्छा मौका कहीं और नहीं मिलेगा। डायरेक्ट सर से बात करने का मौका मिल रहा है, तो इंस्टाग्राम पर जाकर डीएम कर दो। अगर आपके पास ऐसी कोई भी न्यूज है जिसे आप चाहते हो कि लोगों के सामने आना चाहिए, तो सर एक बार आप यूजर आईडी भी बता दीजिए अपनी लगे यार, बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा। आप डिस्क्रिप्शन में जरूर कर दीजिएगा मेरा यूट्यूब चैनल, और वो भी आप बताइएगा जी, जहाँ पे मैं तुम्हारी तरह एस्पिरेंट हूँ। मतलब तुम तो एक मुकाम पे पहुंच चुके हो और मैंने एक्चुअली हम लोग आपसे सीख के ही इस मुकाम पर पहुंचे, जहाँ पे अभी एक्चुअली कुछ मुकाम हासिल किया नहीं मेरे ख्याल से, लेकिन आपसे ही सीख रहे हैं सर। ये तो आपकी विनम्रता है जी। ओके, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया है वो है, कुछ बड़े लोगों की खबर कुछ दिन चलती है और फिर अपने आप गायब हो जाती है, क्यों? ऐसा कहाँ है यार, सारे बड़े लोगों की खबरें चलती है। क्या होता है कि हमारे यहाँ जर्नलिज्म में कहा जाता है कि भाई बड़े नाम होंगे तो पढ़ी जाएगी खबर जी। तो हम तो खुद चाहते हैं कि राहुल गांधी की खबरें चलती रहे। नहीं, एक्चुअली मेरे ख्याल से उनके पूछने का पॉइंट ऑफ व्यू कुछ ऐसा है कि कुछ नेगेटिव खबर अगर किसी बड़े लोगों को होती है तो अचानक से रफा हो जाती है, गायब हो जाती है। आज है न्यूज चैनल में, पेपर में, अगले दिन गायब है। ऐसा बहुत बार होता है, मैंने भी नोटिस किया। क्या है कि ये आज के दौर में
जब रजत के पास एक मोबाइल फोन है जी, या हमारे कैमरा पर्सन आपके मित्र इनके पास एक मोबाइल फोन है, तो आप भी एक पत्रकार हो, वो भी एक पत्रकार है। तो अब कोई अखबार या कोई टीवी चैनल चाहे भी तो किसी खबर को दबा नहीं सकता जी, आप अगले दिन सवाल पूछ लोगे, आप अपने सोशल मीडिया पे चला दोगे, है ना। पहले ही होता था कि अखबार एक वन वे सिस्टम होता था, मैं कुछ बोलता था कि ऐसा हुआ है और आपको पढ़ना पड़ता था। अब ऐसा नहीं रहा है। अब आप हर चीज पे आपत्ति ले सकते हो, अपनी बात रख सकते हो। आप अखबार में नहीं तो अपने यूट्यूब पे या अपने फेसबुक पे लिखोगे आप कि ये गलत तथ्य है, ये ऐसा है। तो अब बड़ा मुश्किल हो गया है कि असंभव सा है कि कोई एक न्यूज को आप दबा दो। मैं अगर किसी खबर का फॉलोअप नहीं ले रहा हूं तो आप उसका फॉलोअप लेना शुरू कर देंगे, आप बार बार कह के मेरे ऐसा प्रेशर बना देंगे कि ये आपने खबर कैसे रोकी, जो सही भी है जी। तो ऐसा नहीं होता। और बड़े नामों की खबर रोकने का तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि अंततः किसी अखबार के लिए, किसी टीवी के लिए केंद्र में क्या होता है, उसका पाठक या उसका दर्शक। तो आपको उसको एड्रेस करना है, तो अगर उसको वो खबर चाहिए तो आपको देनी होगी। एक्चुअली सर, जो हमने पोल किया था यूट्यूब पर, उसमें मैंने सोचा था कि ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 क्वेश्चन ही रखेंगे, लेकिन जो लास्ट क्वेश्चन है मैं मजबूर हो गया इसको रखने पर, क्योंकि ऐसा लगा कि मुझे दिल से किसी की आवाज निकली है। ये क्वेश्चन था कि समाचार पत्र में देखकर मैरिज ब्यूरो से कांटेक्ट किया था, मेरे 5,000 खा गए, तो ऐसे लोगों का विज्ञापन क्यों देते हैं, ये जांच करके। तो इन्होंने ये लिखा है। तो अगर ये हमारे यहाँ छपा है तो मैं इसकी जांच जरूर करूंगा, अगर ये मुझसे संपर्क करें। और क्या होता है कि हम जिसका विज्ञापन या जिसकी खबर छापते हैं, मान लीजिए किसी का विज्ञापन छपा है मैरिज ब्यूरो का, तो उससे सारे दस्तावेज भी लिए जाते हैं और उसको अपनी ऑथेंटिसिटी बतानी होती है, उसके बाद ही कोई चीज छपती है। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, जैसे हर क्षेत्र में इस तरह की चीजें होती है, तो कुछ लोग गलत जानकारी देकर और इस तरह से गुमराह करते हैं, जो गलत है। पर ये मुद्दा अगर ये अखबार का है और कहीं है तो मैं जरूर इसकी जांच कर सकता हूँ। एक्चुअली इन्होंने कोई अखबार का नाम वगैरह कुछ भी नहीं लिखा, बस इनके साथ शायद हुआ है, और इन्होंने इनकी लोकेशन भी नहीं बताई। एक्चुअली जी जी, मैंने मेंशन किया था कि अपना नाम और लोकेशन जरूर डालें ताकि आपका सवाल अच्छे से पहुंच सके, पर इन्होंने मेंशन नहीं किया। तो सर, इतना आपका लंबा सफर रहा, इस दौरान में एक मीडिया को लेकर एक हर किसी के मन में रहता है कि थोड़ा काम ये मुश्किल है, डेंजर है, बहुत बार धमकी भी मिलती है किसी को, बहुत बार किसी चीज को लेकर प्रेशराइज भी किया जाता है। आपके साथ हुआ कभी ऐसा कि कभी आपको प्रेशराइज किया गया हो किसी चीज को लेकर? ऐसा होता है और ये पार्ट ऑफ जॉब है। मैं उन सारे पत्रकारों को बड़ा विचित्र नजरों से देखता हूँ जो ये विक्टिम कार्ड खेलते हैं और कहते हैं कि साहब मेरे पे फला ने हमले करवाए, मेरे को ट्रोल किया और मेरे पीछे क्यों पड़े हैं। टीवी पर एक पत्रकार बार बार कहता था कि मोदी जी मेरे पीछे क्यों पड़े। अरे भाई, पत्रकार के जीवन में बहुत सारी चीजें होती हैं और हर स्टोरी में आपको बहुत कुछ भुगतना पड़ता है। आप जो भी करते हैं, क्या होता है कि ये होता है ना कि भाई जो सामान्य रूप से चल रही चीज खबर नहीं होती, अगर कुछ असामान्य है, अनयूजुअल है, यूजुअल चीज है तो आमतौर पे वो खबर है। तो अब वो जब आप खबर छापेंगे तो वो किसी ना किसी के खिलाफ भी हो सकती है। बिल्कुल। अब जब किसी के खिलाफ होगी तो उसको तो बिल्कुल अच्छा लगेगा नहीं, भले ही वो गलत है जी। तो ऐसे में आप ट्रोल भी हो सकते हैं, आपको धमकियां भी मिल सकती है, बहुत सारी चीजें हो सकती है। तो हम सारे पत्रकार, मेरे से लेके और मेरी टीम से लेके सब लोग इससे गुजरते हैं। तो ये खतरे इस पेशे के हैं, लेकिन ये पेशा बड़ा जिम्मेदारी भरा भी है। इससे आप बहुत कुछ अच्छा भी करते हैं, बहुत सारे लोगों के अटके हुए काम पूरे होते हैं, बहुत सारी चीजें ठीक होती हैं। तो ये पार्ट ऑफ जॉब है, इसको ना तो कभी बताना चाहिए और ना इसको विक्टिम कार्ड की तरह प्ले करना चाहिए। ठीक है, ये तो हो गया कि स्ट्रेस भरा काम है कि धमकी उनके आती रहती है। इसके अलावा कोई ऐसा मोमेंट रहा जिसको लेकर आज भी याद करते हैं, यार उस दिन ये मोमेंट हुआ मेरे साथ मेरे करियर के अंदर, जिसको आज भी याद कर आपको मतलब लगता है यार? हम सारे पत्रकार फनी मोमेंट कोई? अच्छा, फनी मोमेंट। अदरवाइज मैं कोविड की बात कर रहा था कि हम लोगों के जीवन में जो दौर आया जो शायद जीवन भर भूल ना पाए, वो कोविड का था। कोविड में मैं इंदौर में था और अपने घर से जब ऑफिस जाता था तो जो कर्फ्यू लगा था वो इस तरह का था कि ऐसा लगता था कि मैं किसी जंगल से गुजर रहा हूँ। मेरे को जानवरों की आवाजें सुनाई देती थी, पत्तों की सरसराहट सुनाई देती थी, कोई व्हीकल सुनाई नहीं देता था और ऐसा लगता था कि मैं किसी निर्जन जंगल में जा रहा हूँ जहाँ जीव नाम की चीज नहीं है। तो उस दौर से हम गुजरे। फिर ऑफिस जाते थे, ऑफिस में जाके स्प्रे करते थे पूरे बॉडी को जी। वो जो इन्फेक्शन ना हो इसलिए, तो पूरा उस स्प्रे से नहा लेते थे।
फिर अंदर जाते थे, आंखों के सामने वो लगाते थे ग्लास जैसा, और अपने कंप्यूटर पे बैठ के काम शुरू करते थे। और अगले दिन पता चलता था कि मेरा वो साथी जो है वो हो गया, कोरोना उसको हो गया। उसको वहां भेजते थे और हम फिर से आके स्प्रे करके और अपने काम पे लगे थे। तो वो दौर भी था, लेकिन उस दौर ने बहुत कुछ सिखाया, और वो हमें लगता है वो भी एक तरह की सेवा थी जी। जब हम रोज बताते थे कि कोविड कैसे होता है, कैसे इससे बचना है, वगैरह वगैरह। तो वो एक था। फनी मोमेंट तो बहुत सारे होते हैं, और बहुत तरह की विचित्र चीजें इस जर्नलिज्म के करियर में होती है। बहुत सारे उतार चढ़ाव से आपको गुजरना होता है, पर मैं हमेशा बोलता हूँ कि हर स्टोरी में आप एक नया जीवन जीते हैं। जी। मान लीजिए मैं कल कोई स्टोरी कर रहा हूँ, जैसे हमने कल एक स्टोरी की कोटा में जो कोचिंग में जो हो रहा है, जी। सुसाइड हो रहे हैं, तो हमने उस पर स्टोरी की। तो हमने पुलिस की एक रिपोर्ट निकाली जिसमें पता चला कि भाई जो 24 जो सुसाइड हुए हैं, उन 24 के 24 में क्या कारण था, करने वाला कौन था, कारण क्या था, वगैरह वगैरह। दूसरी स्टोरी हमने हैदराबाद जाके की मेरे एक साथी ने, कि वहां भी कोचिंग हब है, वहां बहुत माहौल अभी भी पॉजिटिव है, वहां ऐसे ईश्वर की कृपा से ऐसा कुछ नहीं हुआ है। जी। तो वहां क्यों ऐसा, वहां क्या ऐसा सिस्टम है। अब ये सारी स्टोरी की हमने, तो मुझे कल लगा पूरे दिन भर में कि जैसे मैंने कोटा को जी लिया है। ओके। तो एक जर्नलिस्ट हर स्टोरी में एक पूरी जिंदगी जी लेता है। जी। तो बहुत सारी चीजें होती हैं। फनी मोमेंट भी होते होंगे, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। कोविड की बात करते और इसकी बात करते फन भूल गया हूँ। जी। चलिए ठीक है। आप सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा एक्टिव है फिलहाल, आपके रिएक्शन आते रहते हैं जितने भी मुद्दे होते हैं। इसके अलावा फिल्म को लेकर भी काफी बार आप समीक्षा करते हैं, उनके ऊपर भी बात करते हैं। तो एक सवाल आता है मन में कि आपका फेवरेट एक्टर कौन है, पर्सनली आप किसको पसंद करते हैं सबसे ज्यादा? क्या है, हम सारे लोग निशाचर हैं, देर रात घर जाते हैं, और हमारा जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो थोड़ी अजीब सी हो जाती है। हम देर रात सोना, देर से जागना वगैरह। तो हम लोग जब देर से घर जाते हैं तो क्या होता है कि जब से OTT वगैरह है, तो एक फिल्म देखे बिना या एक कोई सीरीज देखे बिना आप सो नहीं पाते, और आप इस तरह से आप कम से कम एक अलग दुनिया में तो आप चले ही जाते हैं। जी। और जो अच्छा है, और तो इसलिए मैं काफी कुछ देख लेता हूँ। पिछले दिनों मैंने हाँ, अभी मैं देख रहा हूँ वो गन्स एंड गुलाब, एक सीरीज है नेटफ्लिक्स पर, वो देख रहा हूँ। तो गन्स एंड रोजेस तो सुना है, पर ये गन्स एंड गुलाब भारतीय वर्जन एक तरह से उसका, वो मैं देख रहा हूँ। एक्टर मेरे को वो जो है अपने, मेरे को उनका नाम याद नहीं आ रहा है, एक बहुत अच्छी सीरीज थी उनकी, पर बहुत सारे हैं। जैसे मेरे को स्वदेश का शाहरुख खान बहुत अच्छा लगा। स्वदेश का, सिर्फ स्वदेश का शाहरुख खान, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और जो नेचुरल जो एक्टिंग करते हैं बहुत सारे लोग। नहीं, कोई भी ऑल टाइम फेवरेट की, हाँ यार ये सही है। बचपन में मैं अमिताभ बच्चन की सारी फिल्में देखता था, और मेरे को मेरे परिवार में मेरी बहन छेड़ा करती थी, और कि नहीं ये तो अच्छा एक्टर नहीं है, ताकि मैं रो दूं, और मैं रो लेता था। और तो अमिताभ बच्चन को बहुत देखता था, हम सारे लोग देखते हुए बड़े हुए। अच्छा, तो आपके जैसे कि आपको छेड़ती थी आपकी सिस्टर जो है, तो फेवरेट एक्ट्रेस कौन है? ऐसा बड़ा मुश्किल है, पर ऐसा कुछ नहीं जो आप अर्थ निकालना चाह रहे हैं, वैसा कोई अर्थ नहीं है कि कोई क्रश टाइप का। ओके। पर एक्टिंग के लिहाज से देखते हैं तो स्मिता पाटिल, ओके, और ये सब। ठीक है। अभी इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा चल रहा है, बॉलीवुड की मूवीज होती है और साउथ इंडस्ट्री भी जो है अब अलग ही फैम में है, तो दोनों का कंपैरिजन सोशल मीडिया में बहुत तेजी से चल रहा है। तो इसमें आपकी पर्सनली क्या राय है? आपको कौन सा सिनेमा ज्यादा बेटर लग रहा है, और लग रहा है कि ये ज्यादा बेहतर है फिलहाल? हमारे बॉलीवुड की प्रॉब्लम क्या है कि दुनिया चली गई है चंद्रयान की तरह अलग लेवल पे, अलग स्तर पे, और वो जो बना रहे हैं वो अभी भी वही मसाला फिल्में बना रहे हैं। OTT पे आप क्या देख रहे हैं, किस तरह की अलग अलग स्क्रिप्ट, वैरायटी, विविधता देख रहे हैं, और ये अभी भी वही भाईजान बना रहे हैं। तो ये इनकी प्रॉब्लम है। साउथ का सिनेमा इसलिए कि वो भी बहुत सारी फिल्में वहाँ भी मसाला फिल्में बनती हैं, पर उनकी अप्रोच बहुत अलग होती है। जैसे ये पुष्पा
जी। तो उनका जो चीजों को दिखाने का तरीका है वो कुछ ना कुछ इनोवेशन जरूर लाते हैं। बिल्कुल। हो सकता है उनके भी विषय कुछ कुछ वही होते हैं जी। लेकिन वो अपने आप को बहुत एक्सप्लोर करते हैं, बहुत चीजें खोजते रहते हैं, नया ढूंढते रहते हैं। तो वहां अभी भी संभावना बची रहती है कि यार उसको देखूं मैं, कुछ नया होगा। पर मुझे लगता है ये पठान और जवान को क्या देखूं, वैसा ही लग रहा है, ट्रेलर देख के लग रहा है वही रिसाइकल हो रहा है, वही सारी चीजें लग रही है। ये एक अंतर है। आपसे मैंने आधे घंटे का टाइम मांगा था पर एक्चुअली ज्यादा हो चुका है, तो लास्ट क्वेश्चन के साथ हम इसको यही स्टॉप करेंगे। तो हमारी जितनी भी ऑडियंस है और बहुत सारे आई थिंक मीडिया स्टूडेंट भी जरूर होंगे, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? वही कि जर्नलिज्म के लिए सबसे अच्छा वक्त है। दुनिया भर के प्लेटफॉर्म, बहुत सारे अवसर, बहुत सारा काम। आप संस्थान में रह के काम करिए, आप इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म करिए, लेकिन ये सबसे अच्छा समय है। जब मैं 97 में आया था और मैंने कहा था नहीं मैं रिपोर्टिंग तो नहीं करूंगा, उससे एकदम उल्टा दौर अभी है और ये सबसे अच्छा वक्त है। बस आपकी तैयारी कितनी है, आप पढ़ते कितना है, आप विषयों पे सतही जानकारी रखते हैं, ओपिनियन रखते हैं और ट्वीट करने की इच्छा रखते हैं, या आप उस विषय की गहराई में जाते हैं कि नहीं है। ये सबसे बड़ा, अगर इसको आपने आदत में ले आए और फिर आप बाकी स्किल्स को डेवलप करते हैं तो इससे बढ़िया समय नहीं है। थैंक यू सो मच सर, आपका वैल्यूबल टाइम हमको देने के लिए। आई थिंक हमारी ऑडियंस को भी बहुत ज्यादा पसंद आया होगा ये, और काफी कुछ सीखने को मिला होगा और सर के बारे में बहुत कुछ जानने का मौका मिला होगा। तो जुड़े रहिए ऐसे ही ऑल न्यू वीडियोस के लिए। सर आप भी बोल दीजिए सब्सक्राइब कर दे चैनल को, क्योंकि शायद आपकी बात वो लोग मान जाए। मेरे सब्सक्राइबर कम है तो पहले मुझे सब्सक्राइब करिएगा यूट्यूब पे और फिर रजत को तो करिएगा ही। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।